नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीएससी के जो पीसीएस एग्जाम होता है हर बार, प्लस जो आरओ एग्जाम होता है, उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस वाली वीडियो सीरीज में हम देने जा रहे हैं आपको। ये पार्ट वाइज होगी। इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। इसकी प्लेलिस्ट की लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पीसीएस और आरओ एग्जाम के लिए बेहद जरूरी सीरीज है। प्लस यूपी पीएससी आयोग जितने एग्जाम कराता है, जहां जीएस आती है, उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है ये। इसमें ये पूरी कोशिश करी गई कि सारा डेटा लेटेस्ट, अपडेटेड और जो आज भी रेलिवेंट है, जो करंट वाला पोर्शन हटा के जो आज भी स्टैटिक जीएस वाला जो है, आज भी जो रिलेवेंट है, वो सारा डेटा इसमें दिया गया है। वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। 50,000 लाइक हो जाएंगे तो इसकी पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को अगर आप फॉलो करते हैं तो प्लीज हमारा फ्री वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सिविल सर्विसेज को यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो हमारा फ्री वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बेहद जरूरी है ये। यूट्यूब में सारे अपडेट नहीं आ पाते हैं, यहाँ सारे नोटिफिकेशन मिलते हैं। वीडियो में सारे फैक्ट चेक कर लिएगा। फिर भी अगर आपका कोई सजेशन हो, कमेंट हो, कोई फीडबैक, कोई अपडेट लगे तो प्लीज आप वीडियो में जरूर कमेंट करिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप चलते रहते हैं। आप अगर हमारा जेन्युइन ऑथेंटिक अगर आपको मटेरियल चाहिए तो सिर्फ ये 3 नंबर है हमारे: 8564880530, 9696060897, 7523864455। मुझे व्हाट्सअप करना चाहते हैं 7838692611। इंस्टाग्राम पे अगर आप हैं तो हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। दोस्तों, इन्वायरमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग देख रहे थे और एग्जाम से ठीक पहले इस तरह के जो फैक्ट हैं उन्हें आपको रिवाइज करके अनिवार्य रूप से जाना चाहिए। ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल सिद्ध होंगे। तो शुरू करते हैं। इससे पहले जो वीडियो आ चुके हैं उसे एक बार देख लीजिएगा। पिछले वीडियो में हमने बीओडी पर चर्चा की थी और ये पाया कि पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा के आधार पर यह तय होता है कि वो पानी या वो पानी का स्रोत प्रदूषित है अथवा नहीं। अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है तो इससे ये पता लगता है कि वहाँ प्रदूषण बढ़ रहा है। अब इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। फिलहाल यहाँ पूछा जा रहा है कि जो बीओडी गंगा नदी में देखा गया है, मतलब मीजर किया गया है, उसकी सबसे ज्यादा मात्रा कहाँ पर पाई जाती है, किस रेंज के बीच में पाई जाती है। तो यहाँ शहरों के बीच का आंकड़ा दिया हुआ है। हरिद्वार से कानपुर के बीच में पाई जाती है, या फिर कानपुर और इलाहाबाद यानी प्रयागराज के बीच में पाई जाती है, या फिर प्रयागराज से पटना के बीच में पाई जाती है, या पटना से उलूवेरिया के बीच में पाई जाती है। ठीक, अब इसमें से आप बताइए। तो देखिए, इंडस्ट्रीज का जो ज्यादा डेवलपमेंट है वो इसमें इस क्षेत्र में दिखाई देता है और गंगा नदी का प्रदूषण भी यहाँ सर्वोच्च स्थिति में है। बीओडी का बढ़ना ये बढ़ते हुए प्रदूषण की ओर सूचना देता है। तो यहाँ ये जो बी वाला ऑप्शन है ये परफेक्ट होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कहाँ पर आर्सेनिक के द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है। तो आर्सेनिक का प्रदूषण, आर्सेनिक पानी में घुल जाता है और वो प्रदूषित करता है जल को। तो ऐसा वाला प्रदूषण कहाँ दिखाई देता है? पश्चिम बंगाल में। हालांकि जितने राज्य आप यहाँ देख रहे हैं सभी एकदम मुक्त तो नहीं है, लेकिन वेस्ट बंगाल में सबसे अधिक दिखाई देता है। अगले वाले को देखिए। अपने प्रदूषकों के कारण निम्नलिखित में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? जैविक मरुस्थल मतलब वो पूरी तरह से जो रेगिस्तानी स्थिति है उसमें तब्दील हो गई है। और इसका मतलब ये नहीं है कि नदी सूख गई है और वहां रेत आ गई है, प्रदूषण बढ़ गया है। तो यहाँ जो विकल्प दिए हैं उसमें आप यमुना को देख रहे हैं, पेरियार को देख रहे हैं, दामोदर है और महानदी है। इसका करेक्ट आंसर दामोदर हो जाएगा। सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए लेकिन अभी तक इसकी स्थिति में बहुत ज्यादा सुधार नहीं आया है। अगले वाले को देखिए। इसमें कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ इंडिया इज कॉल्ड बायोलॉजिकल डेजर्ट। फिर से वही क्वेश्चन है, यहाँ थोड़े विकल्प तब्दील हो गए हैं। तो नोयाल नदी है, दामोदर है, भिवानी है और भदार है। इसमें भी अगर आप तुलना करेंगे तो दामोदर का ही नाम आएगा। ठीक है, विकल्प जो 4 दिए रहते हैं उसमें एक बार कंपेयर जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट, नॉक नी संलक्षण ये किस वजह से उत्पन्न होता है? मतलब नॉक नी सिंड्रोम जो है ये किस वजह से एराइज होता है, आपको ये बताना है। तो यहाँ मरकरी पॉल्यूशन दिया हुआ है, लेड पॉल्यूशन दिया है, आर्सेनिक का पॉल्यूशन दिया है और फ्लोराइड का पॉल्यूशन दिया हुआ है। तो आप बताइए कि इसमें से कौन से प्रदूषण की वजह से ऐसा होता है? फ्लोराइड के प्रदूषण की वजह से होता है। पानी में मिली हुई जो फ्लोराइड की अशुद्धि होती है उसकी वजह से ये नॉक नी सिंड्रोम जो है ये दिखाई देता है। अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न में कहा गया कि निम्नलिखित में से कहां पर अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है? ठीक है, Where among the following is headquarter of International Maritime Organization located? अब यहाँ जो देशों के नाम दिए हैं उसे आप देख लीजिए, देश या स्थान। तो लंदन दिया है, जेनेवा दिया है, पेरिस दिया है और रोम दिया है। इसमें से हो जाएगा लंदन। ये जो मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है इसकी लोकेशन, हेडक्वार्टर की लोकेशन लंदन में। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द डेसिबल लेवल ऑफ रस्टलिंग ऑफ ट्री लीव्स अंडर नॉर्मल कंडीशन। मतलब जो पेड़ के पत्तों की सरसराहट होती है उसका डेसिबल स्तर कितने स्तर का मापा गया है या कितना यहाँ पे अंक के रूप में प्रदर्शित किया जाए। तो इसमें से आप सेलेक्ट करके बताइए कौन सा होगा। पत्तियों की सरसराहट की जो ध्वनि होती है उसका डेसिबल में अगर मापन करेंगे तो वो कितना आएगा? 20 डेसिबल हो जाएगा। ये बहुत बार आपने आयोग के प्रश्नों में हल किया होगा। और पेड़ के पत्ते जब सरसराते हैं तो उससे भी ध्वनि उत्पन्न होती है, सामान्य बातचीत से भी उत्पन्न होती है। और एक जब मानक स्तर से ऊपर हो जाती है तो उसे प्रदूषण कहा जाता है।
हाँ, अगर आंधी चल रही है, यहाँ सामान्य स्तर की बात इसीलिए की गई है, अगर आंधी चल रही है तब ये जो खड़खड़ाहट है ये बढ़ जाएगी और इसका जो लेवल है वो 60 और 100 तक भी पहुंच सकता है। ये निर्भर इस बात पर करता है कि पेड़ कौन सा है। अगर पीपल का है तो फिर कंडीशन खराब हो सकती है। इसके बाद अगले वाले को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूज टू मेजर नॉइज पॉल्यूशन। मतलब ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए हम कौन सी इकाई इस्तेमाल करते हैं? तो अभी आपने पीछे नापा है, डेसिबल होगा इसका, ठीक है। बेल में नापते हैं, बेल जो है ये यहाँ ध्वनि प्रदूषण को नापने का मूल मात्रक है। मूल मात्रक का मतलब वो फंडामेंटल यूनिट नहीं, यहाँ एक प्रामाणिक मानक की बात की जा रही है। और डेसिबल, ये डेसी जो है इसके साथ जो कोटि है उसे जोड़ दिया जाता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ देखिए कथन और कारण वाला प्रश्न है और इसमें आपसे कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो स्टेटमेंट आपको ये बता रहा है कि मृदा प्रदूषण जो होता है यह औद्योगिक प्रदूषण की अपेक्षा ज्यादा खतरनाक होता है। मतलब उद्योगों के द्वारा जो प्रदूषण फैल रहा है उसकी तुलना में अगर मिट्टी ही प्रदूषित हो जाए तो ये ज्यादा डेंजरस होगा। कारण ये है कि उर्वरक और कीटनाशक भोजन की श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि मिट्टी से ही अनाज पैदा होता है या जितने भी फूड प्रोडक्ट हैं वो प्राप्त होते हैं और उनका सेवन मनुष्य या बाकी जो जीव हैं वो करते हैं। तो ये चीज दी हुई है। आप बताइए कि इसमें सही कौन सा है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें ए वाला हो जाएगा। बात सही है, इसी वजह से तो खतरनाक होता है। मृदा प्रदूषण होने का ही मतलब है कि मिट्टी प्रदूषित हो गई, उसमें हानिकारक पदार्थों का समावेश हो गया है। वहीं पर आपने फसल पैदा की, वहीं से आप पानी निकाल कर पी रहे हैं, तो उसके द्वारा जितने भी प्रदूषक हैं वो आपके शरीर में या जो प्राथमिक उपभोक्ता है उन्हीं के शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। उनका सेवन जो बाकी फूड चेन वाले लोग हैं वो कर रहे हैं। तो इसकी वजह से प्रदूषण आगे, मतलब जो प्रदूषक पदार्थ हैं वो आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में कहा गया कि पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो बनी होती है किससे? तो न टूटने वाले अणुओं से बनी होती है, ऐसा नहीं हो सकता। अकार्बनिक यौगिकों से बनी होती है, ये भी नहीं है। ये वो पॉलीमर से बनी होती है, ठीक है। पॉलीमर से बनी होती है तो उनके जो श्रृंखला बंध होते हैं वो काफी लंबे चौड़े होते हैं और उन्हें आसानी से अपघटित नहीं किया जा सकता है, ठीक। तो इसका पॉलीमर हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले को देखिए। प्रश्न में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स द मोस्ट टाइम टू डिके, मतलब उसके अपघटन में सबसे अधिक लंबा समय लगता है वो कौन सा पदार्थ है? सिगरेट का टुकड़ा या चमड़े का जूता या प्लास्टिक का थैला? तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। बाकी जितने भी हैं वो भी अपघटित होने में समय लगाते हैं, लेकिन सबसे लंबा समय यही लेता है। इसके बाद अगले वाले को देखिए। भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री जो थी मध्य प्रदेश में, वहां से गैस का रिसाव हुआ था। रात के समय लोग सो रहे थे निश्चिंत निद्रा में और उस समय एकाएक जो प्लांट होता है उसमें लीकेज शुरू हो जाता है और लीकेज शुरू हो जाता है तो प्लांट में विस्फोट का खतरा होता है। तो गैस वहां से रिलीज कर दी जाती है और चेतावनी जारी की गई और तुरंत गैस रिलीज कर दी गई। तो लोगों के पास भागने का भी मौका नहीं होता है, ठीक है। और सुबह तक सब लोग मौत की नींद में सो चुके होते हैं। तो ये जो घटना हुई थी इसमें मेन जो यौगिक जिम्मेदार था वो था मिथाइल आइसोसाइनेट। इस पे हजारों बार क्वेश्चन आयोग पूछ चुका है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। भोपाल गैस दुर्घटना का कारण फिर से वही। अब इसमें अगर प्रश्न आप गलत करके आए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अगले वाले को देखिए। इसमें आपसे कहा गया कि नाभिकीय ऊर्जा ये मूल रूप से किसका कारण बनती है? तो वायु प्रदूषण का कारण बनती है या फिर वाटर पॉल्यूशन का कारण बनती है। हालांकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट का अगर कहीं भी समावेश होता है, हवा में होता है या पानी में और मिट्टी में हो जाता है, तो वहां भी प्रदूषण फैलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो मेन इसका पॉल्यूशन का यहाँ पे फैक्टर है वो ऊष्मीय प्रदूषण होता है, यानी थर्मल पॉल्यूशन होता है। बहुत ज्यादा मात्रा में ऊष्मा रिलीज होती है और रेडिएशन उसमें अल्फा बीटा गामा तरंगे निकलती हैं, वो आप जानते हैं। अगले वाले को देखते हैं। अगले वाले में कहा गया कि यूरो उत्सर्जन नियम उत्सर्जन के मानक को दर्शाता है। मतलब यूरो इमिशन रूल्स जो है वो यहाँ ये प्रदर्शित करते हैं कि इमिशन का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए और ये एक वाहन से उत्सर्जन के लिए सीमा निर्धारित करने के पैकेज को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और निम्नलिखित गैसों में से कौन से इसके अंतर्गत आते हैं, मतलब कौन सा गैस या कौन सी गैसों को इसके अंतर्गत कवर किया गया है आपको बताना है। तो जो जो प्रदूषण फैलाएंगी या जिनके द्वारा प्रदूषण फैलने की संभावना है उन सभी को कवर किया जाएगा। हालांकि इसमें कुछ घोषित होता है, तो देखिए इसका जितना भी दिया है इसमें आप देख रहे हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके अलावा हाइड्रोकार्बन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये सभी होंगे। ऑल ऑफ द एबव का जो ऑप्शन इसमें आप देख रहे हैं वो सबसे परफेक्ट होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगले वाले में फिर यूरो सेकेंड मानक जो है उसी के बारे में कहा गया कि इसे पूरा करने के लिए अति अल्प सल्फर डीजल में सल्फर की मात्रा कितनी होनी चाहिए। मतलब लो सल्फर डीजल होना चाहिए। वैसे अगर आम डीजल को हम देखें तो उसमें सल्फर की मात्रा या जो इस प्रकार के प्रदूषक होते हैं उनकी मात्रा काफी उच्च होती है और वो सस्ता होता है, ठीक है। लेकिन लो सल्फर डीजल जो होता है वो यूरो स्टैंडर्ड मानक में रखा गया है। अब उसमें सल्फर की मात्रा कितनी होनी चाहिए आप बताइए। तो 0.5% या उससे भी कम होनी चाहिए,
ठीक है, ऐसा दिया है, या 0.10% होनी चाहिए। यहाँ आप देख रहे हैं 0.05 या उससे कम होनी चाहिए, 0.10, 0.15 या 0.20, इसमें से कौन सा होगा? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें हो जाएगा ए वाला। 0.05 या उससे भी कम रहे तो बहुत अच्छा है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये यहाँ पर बैरियर है। अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न में कहा गया कि स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अविषालु धातु प्रदूषक है। हिंदी काफी अच्छी है, इसका अंग्रेजी वर्जन देखिए। ऑटोमेटेड व्हीकल आर मोस्ट इनडेस्ट्रक्टिबल मेटर पॉलिटेंट इन वैक्यूम। अब यहां पर आप बताइए, कॉपर, लेड, कैडमियम और मरकरी दिया हुआ है, इसमें से कौन सा होगा? हालांकि सभी जो है वो प्रदूषक होते हैं, लेकिन इसमें आपको जो प्रश्न है उसी के हिसाब से सेलेक्ट करना है, तो इसका हो जाएगा लेड। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें लेड हो जाएगा, जिसे कि हम पीबी से डिनोट करते हैं। ये काफी स्थिर होता है। जितने भी रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं उनमें आप जानते हैं कि उनका नाभिक स्थायी नहीं होता है, लगातार उससे जो रेडिएशन है वो रिलीज होता रहता है। इसका मतलब है कि उसमें मास डिके होता रहता है, द्रव्यमान क्षय होता रहता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि उनका नाभिक स्थिर हो जाता है, और वो जो समय है वो लेड का नाभिक होता है। जब उनका भार घटते घटते या उनकी जो मात्रा है वो घटते घटते लेड की अवस्था में पहुंच जाती है, तो इस अवस्था में आकर वो शांत हो जाते हैं। ठीक, तो सबसे स्थायी पदार्थ के तौर पे इसको देखा जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो एक तरफ पॉल्यूटेंट दिया है, दूसरी तरफ उससे होने वाली डिजीज दी है, और ये काफी महत्वपूर्ण है। तो पारे से मिनामाटा सिंड्रोम हो जाता है। ठीक है, मिनामाटा सिंड्रोम हो जाता है। कैडमियम का अगर प्रदूषण है तो इटाई इटाई रोग पकड़ लेगा, और नाइट्रेट आयन अगर प्रदूषित कर रहा है किसी जल स्रोत को या चीज को, तो उससे ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाएगा, बच्चे जो है वो नीले रंग के हो जाते हैं। और लास्ट वाला देखिए, फ्लोराइड आयन से अपच हो जाता है। अब बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है? जो सुमेलित नहीं है वही आपको तलाशना है। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ इनडाइजेशन की घटना फ्लोराइड से नहीं होती है। ठीक है, दांतों की खराबी या अस्थि विकार हम देखते हैं इससे, और ये जल में प्रदूषण ज्यादा फैलाता है। इसके बाद आगे चलते हैं। ये सब खतरनाक स्थिति होती है। जल स्रोत अगर फ्लोराइड से प्रदूषित हो जाएंगे तो पूरा इलाका जो उस पानी का सेवन कर रहा है वो बीमार पड़ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि हवा में तैरते हुए जो श्वसनीय सूक्ष्म कण होते हैं उनका आकार कितना होना चाहिए, मतलब माइक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल्स होते हैं जो कि एयर में फ्लोट कर रहे होते हैं, उनका साइज कितना होना चाहिए या कितना होता है? तो यहाँ 7 माइक्रोन से ज्यादा होता है, माइक्रोन इसे म्यू से डिनोट किया जाता है, या फिर 6 माइक्रोन से ज्यादा होता है, या 5 माइक्रोन से ज्यादा होता है, या 5 माइक्रोन से लेस होता है यानी कम होता है। इसमें से आप बताइए। तो ये बहुत छोटे होते हैं, बहुत बड़े साइज के नहीं होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, हवा में एकदम सामान्य तरीके से घुल जाते हैं, और इसका हो जाएगा लेस देन 5 माइक्रोन। 5 माइक्रोन से काफी कम साइज के ये होते हैं। अगले वाले को देखते हैं। इंसिनरेटर्स का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? अभी ये हाल फिलहाल में पूछा गया प्रश्न है, तो बताइए इसको हम लोग किस लिए इस्तेमाल करते हैं? तो गार्बेज को जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या कचरा इकट्ठा करने के लिए डस्टबिन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, या हरे पेड़ों को कटाई करने के लिए आरा मशीन के यंत्र के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, या फिर इसमें से जो कंपोस्ट खाद होती है उसको बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? बताइए। इंसिनरेटर्स। और इंसिनरेटर्स का जो करेक्ट यहाँ विकल्प है वो कूड़ा कचरा जलाने के लिए होता है। ठीक है, उसे बर्न करने के लिए यहाँ यूज किया जाता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ प्रश्न में एक चीज देखिए, यहाँ दोनों विकल्प मिलते जुलते हैं, तो उसमें से जो बर्न वाला ऑप्शन है वही आपको सेलेक्ट करना है। अगले प्रश्न में देखिए, इसमें आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन नहीं है या जैविक संसाधन नहीं है? तो प्योर वाटर है, कोल है, पेट्रोलियम है और फिश है। तो बाकी जितने हैं वो जीवों से प्राप्त होते हैं, लेकिन ये जो है ये अजैविक कंपोनेंट है ना, शुद्ध पानी यानी H2O, तो इसमें न तो हाइड्रोजन जिंदा है ना ऑक्सीजन जिंदा है। हाँ, ये जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन ये अजैविक है, तो ये शुद्ध जल इससे बाहर हो जाएगा। बाकी जितने हैं उसे आप देख रहे हैं, ये सब दोनों फैक्टर तो जीवाश्म ईंधन कहलाते ही हैं, और बाकी मछली को आप देखें तो एक जिंदा चीज है। अगले वाले को देखते हैं। इसमें पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसे उपयोग में लाया जाता है? तो क्लोरीन इस्तेमाल होती है, बाकी जितनी है वो प्रदूषित करने में हो सकता है काम दे दें। नेक्स्ट प्रश्न में कहा गया कि वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, ये सेस एक्ट था, इसको लागू कब किया गया था? इसको लागू करने की जो एग्जैक्ट तारीख है, मतलब यहाँ सन है, वो बताना है आपको। तो इसका देखिए, इसमें दिया हुआ है 1973, 1975, 1977 और 1979। तो 1977 हो जाएगा। ठीक है, इसका एकदम जो करेक्ट आंसर है वो 1977 है। यहाँ इसकी डेट आपको पता होनी चाहिए, यहाँ कोई लॉजिक नहीं है, फैक्ट आपको रटना पड़ेगा। नेक्स्ट इसमें प्रश्न को देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए इस्तेमाल होता है? तो ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड और इसके अलावा क्लोरेमीन यहाँ दिया हुआ है, और इसके अतिरिक्त सभी जितने दिए हैं वो सभी जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए इस्तेमाल होते हैं।
अब इसमें आप देखिए, तो ध्यान से अगर आप देखें तो क्लोरीन के जो अपघटक हैं या क्लोरीन के जो अवयव हैं वो तो इस्तेमाल होते ही हैं, ओजोन का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ जब सभी का विकल्प हमारे पास मौजूद है तो हम ऑल ऑफ द एबव को ही चुनेंगे, क्योंकि ये सभी काम आते हैं। किसी एक को चुनना होता तब हम क्लोरीन के जो उत्पाद हैं उनको चुन सकते थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत सरकार के द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया? मतलब सेंट्रल गंगा अथॉरिटी जो है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कब स्टैब्लिश किया गया? यहाँ 1975 की डेट दी है, 82 की डेट दी है, 85 है, 95 है, आप बताइए। इसका हो जाएगा 1985, 1985। ठीक है, 1985 में इसका जो गठन है वो किया जाता है। गठन की तारीख अलग होती है और क्रियान्वयन की तारीखें कभी कभी भिन्न होती है। गठन जिस साल कर दे उसी साल से वो काम करना शुरू कर दे, अक्सर ये ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन कब किया गया? अब यहाँ जो डेट दी है उसमें थोड़ा सतर्कता से चुनिएगा, क्योंकि 2009 वाली तारीख ये दोनों में दी है, मतलब फरवरी 2009 में किया गया या अक्टूबर 2009 में किया गया, बाकी जो है उनको तो छांट दीजिए, ये दोनों बाहर हो गए। अब बी और सी में से बताइए। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो फरवरी 2009 होगा। ठीक है, अक्टूबर वाले के चक्कर में मत पड़िएगा, इसका बी वाला ऑप्शन सही है। फरवरी 2009 में ये गठन जो है इसको किया जाता है। अगले वाले को देखते हैं। यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से शुरू किया गया, प्लान बनाया गया और उसके बाद उसे लॉन्च किया गया या शुरू किया गया। इंप्लीमेंटेशन की तारीख आपको बतानी है, तो 1991 है, 1992 है, 93 है और 94 है। इसका देखिए करेक्ट आंसर 1993 हो जाएगा, यानी 1993 में से लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, अगले प्रश्न में आपसे एजेंडा 21 के बारे में पूछा जा रहा है कि किस क्षेत्र से ये संबंधित है। एजेंडा 21 ये काफी चर्चा में है, तो इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। सतत विकास से संबंधित है या फिर जो परमाणु निशस्त्रीकरण है उससे जुड़ा है, पेटेंट संरक्षण से जुड़ा हुआ है। पेटेंट मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति जिस प्रोडक्ट का निर्माण कर रहा है उसके संबंध में एक एकाधिकार, मतलब एक तरह का उसके पास एक एकाधिकार होता है कि मैंने इसका निर्माण किया है या मैंने इसकी खोज की है। आमतौर पर आविष्कारों का पेटेंट होता है, अन्य चीजों का भी होता है। ऐसे ही कॉपीराइट वाला मामला आप देखते हैं, तो वो अभी चर्चा में भी था ये कानून। अभी देखिए, कृषि संबंधी जो परिदान होता है, मतलब ग्रांट होते हैं, उनसे इसका संबंध है। तो आप जानते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से तो निकला है, एजेंडा 21 से। ठीक, ये इसकी जड़ है। तो सतत विकास, और सतत विकास में होता क्या है? एक समग्र विकास हम करें, विकास में कोई बाधा नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ हम पर्यावरण को भी लेकर चलें। पर्यावरण के उन साधनों का जो कि हमारे जीवन के चलाने के लिए आवश्यक है, उनका हम समझदारी से इस्तेमाल करें और ऐसे उपयोग करें कि वो भविष्य के लिए भी संचित रह सके। ये सतत विकास की अवधारणा होती है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, एजेंडा 21 में कितने समझौते हैं आपको ये बताना है। तो 4 समझौते हैं, 5 समझौते हैं या 6 और 7 हैं। तो आप जानते हैं कि 4 समझौते हैं। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? ये सब एकदम फैक्ट बेसिस वाले क्वेश्चन है, तो इसमें सतर्कता से आप जरा चुनाव कीजिएगा। एगमार्क एक्ट करेक्ट आंसर क्या होगा? 1937, 1937, 1937। पुराना है, काफी पुराना है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखिए। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान क्षेत्र, या यहाँ देखिए इसका जो अंग्रेजी वर्जन है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च एरिया, और ये काजरी कहा जाता है, अवस्थित कहाँ पर है आप बताइए। तो यहाँ देखिए, अहमदाबाद दिया है, बेंगलोर दिया है, हैदराबाद दिया है और जोधपुर दिया है। तो सूखापन ज्यादा कहाँ है? जरा इसे ऐसे ही सोच कर देखिए। इसमें सबसे सूखा इलाका अगर देखा जाए तो जोधपुर है। ठीक है, तो जोधपुर में है, फिर ऐसे इसको खोजा जा सकता है। इसके बाद आगे देखते हैं। हालांकि हमेशा ये टेक्नोलॉजी काम करे ये आवश्यक नहीं है। अगले प्रश्न में ये कहा गया कि द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट इज लोकेटेड। अब ये है कहाँ पर आप बताइए। तो जो जितने भी संस्थान और हेडक्वार्टर वगैरह हैं, थोड़ा रट्टा लगा लीजिएगा। रट्टा लगाने का मतलब ये है कि रिवाइज कर लीजिएगा। नई दिल्ली में है, मुंबई में है, कोलकाता में है कि तिरुवनंतपुरम में है? अब इसमें से करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में है, एकदम राजधानी में बैठा हुआ है बढ़िया से। अगले वाले को देखिए। प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले इंदिरा गांधी पुरस्कार का आधार क्या होता है? तो चूंकि हम लोग पर्यावरण वाला वीडियो ही देख रहे हैं तो यहाँ पहचानना आसान है, लेकिन जब ये प्रश्न पेपर में आएगा तो वहां सारे प्रश्न मिक्स होते हैं, वहां पकड़ना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। यहाँ तो आप आराम से पकड़ लेंगे। अब देखिए, इसमें दिया हुआ है पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान के लिए दिया जाता है, मतलब जो मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन होता है उसके लिए ये एनवायरनमेंट के फील्ड में दिया जाता है। या आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन एफॉरेस्टेशन, मतलब वन रोपण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। या बंजर भूमि का आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसे उर्वर बना रहे हैं, तो उसमें योगदान देने के लिए दिया जाता है। या वन्य जीवों का संरक्षण कर रहे हैं, उस क्षेत्र में अनुसंधान करके उस क्षेत्र को और बेहतर बना रहे हैं, तो इस क्षेत्र में दिया जाता है। बताइए इसमें से कौन सा होगा? हालांकि सब जितने भी 4 स्टेटमेंट है वो पर्यावरण से ही जुड़े हुए हैं।
अब इसमें से करेक्ट आंसर होगा ए वाला, मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन इन फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट। देखने में तो ये एक लाइन लगती है, लेकिन ये बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया ना। पर्यावरण के क्षेत्र में अगर आप सार्थक योगदान दे रहे हैं तो उसमें आप वन रोपण भी कर सकते हैं, बंजर भूमि का विकास भी कर सकते हैं और वन्य जीवों का संरक्षण भी कर सकते हैं। है ना मजेदार? तो यहाँ अलग अलग नहीं किया गया है, सबको एक में समावेशित करके मतलब ओवरऑल कह दिया गया कि भाई इन्वायरमेंट के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण कॉन्ट्रीब्यूशन है आप दे रहे हैं तो आपको ये पुरस्कार दिया जा सकता है। तो इसका ए वाला सही है। अगले वाले को देखिए, ग्लोबल 500 पुरस्कार काफी ज्यादा चर्चा में रहता है, तो बताइए कि ये किस लिए दिया जाता है। अब यहाँ पर जो विकल्प है उसे देखिएगा तो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है, या फिर टेररिज्म जो होता है मतलब आतंकवाद उसके खिलाफ कैंपेन चलाने पर दिया जाता है, या इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन आप कर रहे हैं तो उसके लिए दिया जाता है। अब ये वाला जो इसमें ऑप्शन दिया है ना बहुत आसान है, आप आराम से कहेंगे कि पर्यावरण प्रतिरक्षा जो होती है उसके लिए दिया जाता है। लेकिन यही प्रश्न अगर आपको पेपर में दे दिया जाए 150 प्रश्नों के बीच में तो वहां आपको पहचानना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अगर आपने फैक्ट नहीं याद किया है तो इसे पढ़ कर जाइएगा, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, और इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा, ग्लोबल 500 पुरस्कार थोड़ा सा कौन देता है और किसे हाल फिलहाल में मिला है, इस तरह से। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। अगले प्रश्न में आपसे कहा गया कि प्रतिष्ठित जो टायलर पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो टायलर अवार्ड जो है वो भी पर्यावरण सुरक्षा के ही क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, ये कहीं अलग से नहीं है। लेकिन इसके बारे में भी अब आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, अब आयोग ये पूछना बंद कर दिया है कि ये कौन से क्षेत्र में दिया जाएगा। हो सकता है कि टाइलर अवार्ड के बारे में कहे कि बताइए कि 4 स्टेटमेंट हमने दे दिया है, उसमें से गलत कौन सा है, उसमें से सही कौन सा है। तो देने वाली संस्था का नाम, प्राप्त करने वाले ताजा तरीन व्यक्ति का नाम और इसके संबंध में 2-4 और महत्वपूर्ण तथ्य एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न में विश्व तंबाकू निरोध दिवस ये पूछा जा रहा है कि कब मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड टोबैको प्रिवेंशन डे जो है उसकी तारीख आपसे पूछी जा रही है। तो ये तो रटी हुई तारीख आपकी होगी, 31 मई इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन थीम वगैरह देख लीजिएगा, इसमें नई चीजें अगर आप देखना चाहते हैं तो थोड़ा सा थीम इस साल की या जो लेटेस्ट है उसको चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ तक हमने कुछ प्रश्नों पर चर्चा की है, आगे भी ये श्रृंखला जारी रहेगी, बने रहिए हमारे साथ।